स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से आपके अपनी चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं जो हिंदुस्तान और बाकी एशियाई मुल्कों के नज़र में जो है वो अभी आ रहा है, पर पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ये नाम कोई नया नहीं है। हाँ जी, आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों अब्दुल रहमान बलोच उर्फे रहमान डकैत। रहमान डकैत की स्टोरी जो है दोस्तों वो इमोशन, एक्शन, थ्रिल और थोड़ी दर्द भरी भी है। आज हम उनकी जो रियल लाइफ है उसके बारे में थोड़ा कुछ बताने की कोशिश करेंगे। रहमान बलोच जो है वो लियारी, पाकिस्तान कराची के लियारी इलाके में रहा करते थे। उनका जन्म भी वहीं हुआ और उस वक्त में जो है लियारी कराची में जो है गैंग वॉर एक आम बात थी। आए दिन मर्डर और लूटपाट ये एक नॉर्मल बात थी। उसी में एक बच्चा पनप रहा था जिसका नाम था अब्दुल रहमान बलोच। अब्दुल रहमान बलोच जो है वो उनके पिताजी जैसे उनके फादर वो भी एक गैंग चलाया करते थे और रहमान जो है वो भी इसी गैंग वॉर के साए में ही पले और मात्र 13 साल की उम्र में जो है किसी बात के कारण जो है उसने जो है अपने पड़ोसी को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। यहीं से शुरू हुआ एक खौफनाक सिलसिला। उसके 13 साल की उम्र के आसपास ही 1 साल या 1.5 साल के भीतर रहमान बलोच का जो है उनके फादर का मर्डर हो जाता है और रहमान जैसे पहले से ही जुनूनी थे, उसने सोचा कि मुझे अपने फादर की मौत का बदला लेना है और ज़रूर लेना है। उसने छोटी सी उम्र में अपने फादर के जो हथियारे थे उसका कत्ल कर दिया और लियारी इलाका जो है वो छोड़ के कराची चला गया। वहाँ पर रहमान के ऊपर नज़र पड़ी हाजी लालू की। हाजी लालू जो है वो जाना माना नाम था गैंगस्टरों की दुनिया में। हाजी लालू के 2 बेटे थे, इसमें असद पप्पू और अब तीसरा भी हो गया रहमान बलोच। तब तक रहमान जो है वो सिर्फ रहमान बलोच ही था, रहमान डकैत नहीं हुआ था। पर हाजी लालू के 2 बेटे और रहमान बलोच ने जो है मिलकर पूरे कराची और आसपास के इलाकों में ऐसा कहर मचाया कि लोग रहमान बलोच को जो है रहमान डकैत करके बुलाने लगे। रहमान हाजी लालू की बहुत ही इज्जत किया करता था और अपनी बाप की जगह पर उनको देखा करता था और जो उसके 2 बेटे हैं उनको अपने सगे भाई से भी बढ़कर वो मानता था। इसी वजह से जो है जो काम करते थे वो तीनों मिलकर उसमें से जो रहमान बलोच का जो हिस्सा होता था वो हिस्सा वो हाजी लालू के पास ही छोड़ दिया करता था और सोचता था कि कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ये
पैसा उनके पास से ले लूँगा, और ये है भी तो मेरे बाप की तरह, क्योंकि उसने हाजी लालू ने रहमान की जो है परवरिश अपने बेटों की तरह ही की थी। एक दिन का वक्त आया, हाजी लालू ने जो है रहमान की शादी भी करा दी। शादी होने के बाद रहमान बलोच को पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो रहमान बलोच ने, हाजी लालू ने जो है वो पैसों को लेकर आनाकानी करनी शुरू कर दी। जी हाँ दोस्तों, यहीं से टर्निंग पॉइंट आता है रहमान बलोच से रहमान डकैत बनने का। हाजी लालू ने जो है उनको पैसे आजकल देने के बहाने करते रहे, और जो है उनके ऊपर अपना जो पावर था उस पावर के जरिए जो है उनको रहमान डकैत को जो है जेल में भिजवा दिया। ये दोस्तों बात है 80-90 के दशकों की। उन दिनों में कम से कम 1 करोड़ रुपए के आसपास रहमान बलोच को लेना था हाजी लालू के पास से, पर हाजी लालू की जो है नीयत वो थोड़ी खराब हुई, और उसकी वजह से रहमान बलोच को जो है वो जेल में भेज दिया उन्होंने। और फिर रहमान डकैत ने जो है एक चीज़ दिल में ठान ली कि मैं जैसे ही बाहर निकलूँगा हाजी लालू को और उसके पूरे परिवार को जो है मैं ख़त्म कर दूँगा, और मेरे साथ जो इन्होंने नाइंसाफ़ी की है उसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। वक्त बीता और रहमान बलोच जो है वो जेल से रिहा हुआ, और जैसे ही रिहा हुआ उसने उनका जो खास आदमी था अशरफ पप्पू का, जो हाजी लालू का बेटा था, उसका कत्ल कर दिया। एक तरफ इसने रहमान बलोच ने जो है कत्ल करवाया, और यहाँ पर जो है अशरफ पप्पू वो बदले की आग में जलने लगा। उसने कसम खाई कि मैं जो है रहमान डकैत को नहीं छोड़ूंगा। उसने एक दिन रहमान डकैत के चाचा को जो है वो घेर लिया और उसको जो है गोलियों से छल्ली कर दिया। आग दोनों तरफ सुलग रही थी, दोनों तरफ बदले की आग। कुछ अरसा ही ने गुजरा था और अशरफ पप्पू ने जो है रहमान डकैत का जो राइट हैंड गिना जाता था फैजू को घेर कर फिर रहमान डकैत को फोन लगाया, और उसी कॉल के दरमियान फैजू को जो है अशरफ पप्पू ने बहुत टॉर्चर किया। वहां सामने कॉल पर रहमान डकैत जो है अशरफ पप्पू से मिन्नतें मांगता रहा और उसकी कोई भी शर्त जो है वो मानने को कबूल होता रहा, और कहा कि अगर तुम चाहो तो ये जो गैंग वॉर है, ये जो दुश्मनी है वो यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, पर उसके बदले में जो है तू फैजू की जान बख्श दे। और अशरफ पप्पू ने जो है उसकी बात को नहीं माना और उसको फैजू को जो है गोलियों से छल्ली कर दिया। उसके बाद रहमान डकैत ने जो है फैजू का बेटा जो था उज़ैर बलोच, उसको एक तरीके से अडॉप्ट कर लिया और उसने उसकी परिवार की पूरी जिम्मेवारी ली। रहमान डकैत जो है वो उज़ैर बलोच को उसी ने बड़ा किया और एक नाम दिया उसको। उसके बाद दोस्तों
रहमान डकैत वहाँ से भागकर पहुँच गया बलूचिस्तान और वहाँ रहकर अपना जो नेटवर्क और अपनी ताकत उसको दुगनी कर दी और उसने फिर से कमबैक किया और ये जो वापसी थी वो बहुत ही धुरंधर थी। रहमान डकैत ने जो है वो ऐसी वापसी की कि अब पूरे कराची और पूरे पाकिस्तान में जो है उसका नाम एकदम से ऊपर उठ गया और सबकी निगाहों में आ गया। रहमान डकैत एक खौफ का नाम बन गया अपने दुश्मनों के लिए, पर जो लयारी के लोग हैं वो आज भी उनको जो है सरदार अब्दुल रहमान कहते हैं और अगर रहमान डकैत कहने पर वो लोग नाराज हो जाते हैं और उनको वो एक मसीहा मानते हैं। जब बेनजीर भुट्टो पीपल्स पार्टी की जो हेड थी, उनको एग्जाइल के बाद वो जब कराची आई तो कराची एयरपोर्ट पर उनको हजारों लाखों लोग जो है उनका वेलकम करने के लिए आए और उसी वक्त जो एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसमें 140 लोगों की मौत हो जाती है। पर तब बेनजीर भुट्टो की जो जिम्मेवारी थी, जो उनको कवर करने वाला था, वो न कोई आईएसआई के एजेंट थे, न तो कोई पुलिस कर्मी थे, न कोई पाकिस्तानी आर्मी थी। बेनजीर भुट्टो को जो है डिफेंस करके भुट्टो हाउस जो सेफ पहुंचाने वाला इंसान था, जो कार ड्राइव करके, वो और कोई नहीं पर रहमान डकैत ही था। आज भी सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल है जब रहमान डकैत जो है वो बेनजीर भुट्टो के एकदम बिल्कुल करीब है। तो इतनी भयंकर जो है ब्लास्ट के बाद भी रहमान डकैत ने बेनजीर भुट्टो को भुट्टो हाउस आसानी से और सेफ्टी से पहुंचा दिया। बेनजीर भुट्टो के जो है दोनों हाथ रहमान डकैत के ऊपर हो गए। एक बड़ी पार्टी थी पीपीपी, पीपल्स पार्टी जो है, तो रहमान डकैत जो है अब वो एकदम से बिल्कुल फायर हो गया और कराची में अगर किसी को बड़ा पोस्टिंग से लेकर किसी को टिकट देनी हो, कुछ भी हो लयारी में, तो उसमें भी रहमान डकैत की जो है इन्वॉल्वमेंट होती थी। आप इससे समझ सकते हैं कि उसका कितना बड़ा नाम हो गया होगा। जब नाम हुआ है तो दुश्मनी भी बढ़ेगी। इंटरनल जो है कुछ बड़े पॉलिटिकल जो नेता थे उनको रहमान डकैत अब चुभने लगा था, क्योंकि इंटरनल पब्लिक की नज़र में जो है रहमान डकैत हीरो बनता जा रहा था और ये सब चीज़ों में इनकी इंटरफेयर उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उनके क्राइम इतने थे कि अनगिनत थे। तो एक फरमान जारी होता है कि रहमान डकैत को जो है अरेस्ट कर लिया जाए। तब एंट्री होती है एसएसपी चौधरी असलम, जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पाकिस्तान के और जाबाज ऑफिसर में जिनकी गिनती हुआ करती थी। एसएसपी चौधरी असलम का नाम सुनकर ही जो है अच्छे मुजरिमों के जो है
वो कदम जो दूर एकदम से जो वाइब्रेशन करने लगते थे। एसएसपी असलम चौधरी जब उनको इनके जो इंटरनल जो इंफॉर्मर थे उनकी जानिब से उनको पता चला कि रहमान डकैत जो है वो फला फला जगह पे छुपा हुआ है। असलम चौधरी और उनकी टीम एक बेस बदल कर जाती है और रहमान डकैत को जो है गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद जो है उनको एक टॉर्चर रूम में ले जाते हैं। वहां पर ले जाकर ये जो इनकी रहमान डकैत की गिरफ्तारी थी वो अनऑफिशियल थी, उसको किसी रिकॉर्ड में नहीं रखा गया। ये एसएसपी असलम चौधरी और कुछ गिने चुने लोग ही इस चीज को जानते थे। असलम चौधरी ने रहमान डकैत को खूब टॉर्चर किया, उल्टा लटका कर खूब उनको जो है टॉर्चर किया और ज्यादातर जो उनके गुनाह थे वो उनसे एक्सेप्ट करवा लिए। पर वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। रहमान डकैत जिसकी आंखों में जुनून और खौफ का नामो निशान न था। जब असलम चौधरी ड्यूटी खत्म करके रात को अपने घर गए और सुबह आकर देखते हैं तो रहमान डकैत जो है वो जेल से फरार हो चुका था। एक्चुअली जो है रहमान डकैत ने ड्यूटी पर तैनात जो अफसर थे उनको 5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए देकर उनको खरीद लिया और वहां से वो भाग चुका था। ये अब जो है असलम चौधरी के लिए एक चैलेंज बन चुका था, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम जो है उनको हीरो मानती ही इसीलिए थी क्योंकि वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे और अच्छे अच्छे मुजरिम उनके नाम से थर आ जाते थे। ये इनके लिए एक बहुत ही बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। उन्होंने जो है अपना नेटवर्क लगा दिया और कुछ वक्त के बाद उनको पता चला कि रहमान बलोच जो है वो फला जगह पे छुपा है। उन्होंने जो है अपनी टीम को तैयार किया और आनन फानन में निकल पड़े। पर सामने भी रहमान डकैत था, वो कोई आम मुजरिम नहीं था। उसने ये जानबूझकर एसएसपी असलम चौधरी को जो है मैसेज दिया था कि मैं यहाँ हूं, और उसने जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगा दिए थे ताकि उसको उनकी हर मूवमेंट का पता चले कि वो लोग कहां से आ रहे हैं। जैसे ही असलम चौधरी और उनकी टीम जो है स्पॉट पर पहुंचती है तो क्या होता है, उनके स्वागत के लिए AK-47 और ग्रेनेड लॉन्चर से उनका स्वागत होता है। भारी गोलियां और ग्रेनेड लॉन्चर जो है उनके ऊपर छोड़े गए। उसमें एसएसपी असलम चौधरी भी घायल हो गए। उनको तुरंत ही हेलीकॉप्टर के द्वारा कराची हॉस्पिटल में उनको जो है एडमिट कराया गया और कई महीनों के बाद वो रिकवर होकर आ गए। उन्होंने अब कसम खा ली थी कि अब जो है मैं रहमान डकैत को पकड़ूंगा नहीं, सीधा इनकाउंटर करूंगा। और आखिरकार जो है उनकी मेहनत भी रंग लाई। उनको ऑर्डर भी था और उनको इंफॉर्मेशन भी मिली थी कि रहमान डकैत जो है वो लयारी में मौजूद है। उन्होंने 9 अगस्त 2009 को
उनके सटीक ठिकाने पर रहमान डकैत जहां छुपा था वहां पर भारी तादाद में फोर्स ले जाकर एनकाउंटर कर दिया और रहमान डकैत को जो है वो मार गिराया। रहमान डकैत और उसके साथ उसके 2 साथी भी थे। उसके बाद रहमान डकैत की जो बॉडी थी उसको पीएम के लिए ले जाया गया और रहमान डकैत के बहनोई को उसके बाद जो बॉडी उसकी सुपुर्द कर दी गई। रहमान डकैत की नमाजे जनाजा में जो है हजारों लाखों लोग थे और उसमें भी जो कहा जाता है कि फायरिंग हुआ था। दोस्तों, आज जो है लयारी के लोग आज भी रहमान डकैत को अपना मसीहा मानते हैं। अगर कोई रहमान डकैत को डकैत कहे तो आज भी वो चिढ़ जाते हैं और वो कहते हैं कि सरदार अब्दुल रहमान कहो, क्योंकि वो हमारे सरदार थे और वो गरीबों के रॉबिन हुड थे। उन्होंने लयारी के लोगों से कभी कोई दुश्मनी नहीं रखी और कभी किसी को परेशान नहीं किया। उन्होंने सिर्फ मदद ही की है हमारी। तो इंसान का दोस्तों जो रूप होता है वो सिक्कों की 2 बाजू होता है। इसमें एक पॉजिटिव भी होता है और एक नेगेटिव भी होता है। वैसा हम सबकी लाइफ में होता है। तो दोस्तों, ये थी रहमान डकैत की कहानी और 9 अगस्त 2009 में जो है रहमान डकैत का जो है अंत हुआ और आज भी उनके बेटे जो है वो पाकिस्तान में रहते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।